Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics पाठशाला। तो जो आज का टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 11th, चैप्टर है आपका लॉज ऑफ मोशन। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने लॉज ऑफ मोशन का जो टॉपिक कवर किया था वो था मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। क्लियर? तो आज हम उसके आगे करते हैं कंटिन्यू। मोशन ऑफ connected bodies on inclined plane. Motion of connected bodies on inclined plane. ये हो गया भाई आपका टॉपिक। चलिए देखते हैं इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। क्लियर? ये एंगल 37 डिग्री लेते हैं हम। जिसको नहीं पता है 37 डिग्री मैं आपको बता दूं एक बार फिर दोबारा। ये लेंथ 4 हो, ये 3 हो और ये 5 हो, तो यहां पर जो एंगल बनता है 4 और 5 के बीच वो 37 डिग्री का बनता है। इससे अगर हम cos 37 डिग्री निकालना चाहें तो वो आ जाएगा 4/5। sin 37 निकालना चाहें तो 3/5। ठीक है? ऐसे अगर हम यहां देखें इस जगह पे तो यहां जो एंगल बनता है वो आपका बनता है 53 डिग्री का। तो cos 53 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 3/5। sin 53 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 4/5। क्लियर हो गई बात? चलिए तो आप देखते हैं। मान लीजिए आपकी यहां पर एक पुली है और इस पुली से एक रोप पास होती है। उस रोप से एक ब्लॉक कनेक्टेड है। यहां पर भी एक ब्लॉक है आपके पास इस जगह। ये मान लीजिए आपका है 5 kg का और ये मान लीजिए आपका है 20 kg का। ऐसे ये वाला जो ब्लॉक है आपका इट इज ऑफ 5 kg। अब आपको क्या निकालना है? फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स और टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है? ये दो चीजें हमें पता करनी है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसमें पता। देखिए सॉल्यूशन कैसे करना है इसका। अभी 20 kg वाली जो है बॉडी वो ज्यादा भारी है, तो आपने मान लिया भाई ये जो है इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग एक्सीलरेट करेगी ए से। अगर ये बॉडी इंक्लाइंड अच्छी सारा स्मूथ है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लिया गया है अभी तक, तो स्मूथ सरफेस है। ठीक है? अब ये एक्सीलरेशन ए से नीचे की ओर आएगा और ये मान लीजिए आपका एक्सीलरेशन ए से ऊपर की ओर आएगा। ठीक है? क्वेश्चन आपने नोट कर ही लिया होगा, तो इसको मैं कर देता हूं इरेज। एक्सीलरेशन और हमें क्या निकालना है? टेंशन। अच्छा, जो 5 kg ब्लॉक है अगर 20 kg आपका इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग नीचे की ओर मूव करेगा तो जो 5 kg वाली बॉडी है वो सेम एक्सीलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगी। अब टेंशन कैसे लेते हैं भाई? तो इस वाले सेगमेंट में टेंशन पुली पे तो आएगी इस तरफ और ब्लॉक पे आएगी इस तरफ। अगर आपकी रोप वही है तो टेंशन थ्रू आउट द रोप क्या होती है? सेम होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। मैं लिख देता हूं नोट में। ये नोट बना के लिख ले जरा कि टेंशन T remains same throughout the string।
किसी एक ही स्ट्रिंग में उसके सभी हिस्सों पर जो टेंशन काम करती है वो सेम करती है। तो अब देखें, अगर पुली पर देखें तो यहाँ से एक टेंशन T काम करेगी और एक टेंशन यहाँ से काम करेगी T। ठीक है, पुली जो है वो मूवेबल नहीं है, तो ये दोनों टेंशन किसी काम की नहीं रही, इनको यहाँ से जो एक रिएक्शन फोर्स आएगा वो कैंसिल कर देगा। जहां से पुली है तो पुली दबाएगी इस स्मूथ वेज को, जो भी इंक्लाइन सरफेस है उस पे ऊपर की तरफ धक्का आएगा, तो उससे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब एक बचा T है और एक बचा ये। अब अगर इनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाए जाए तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके पास 20 kg का एक ब्लॉक है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है, बहुत बढ़िया तरह से समझ लें इस चीज को। जो वेट काम करता है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हो गया mg, 20 kg वाले के लिए m इसका 20 है। तो एक तो आपको इसका कंपोनेंट करना है किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और एक करना है पैरेलल टू द सरफेस। दो कंपोनेंट आपको करने हैं इसके। एक कंपोनेंट पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस और दूसरा कंपोनेंट हमेशा करना है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस। यहां पर सरफेस एक रिएक्शन डालेगा, वो हो जाएगी R। अब देखिए, अगर ये 37 है तो यहाँ 37 डिग्री बनता है, आप हमेशा याद कर लो। पर किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर और वेट के बीच जो एंगल बनता है वो हमेशा ये जो इंक्लाइन सरफेस का होता है वही बनता है। अगर ये 37 है तो यहाँ पे भी 37 डिग्री का एंगल बनेगा। ये आ जाएगा आपका mg cos 37। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ पिछले वीडियो लेक्चर्स में। अगर ये 37 है तो 37 क्यों होता है, ये आपका हो जाएगा mg sin 37 डिग्री। क्लियर हो गई बात। अब आप देखो यहाँ से r और ये तो इक्वल हो गए आपके भाई, जो r और mg cos 37 है ये तो आपस में इक्वल हो गए। ये किसके लिए है, 20 kg वाली बॉडी के लिए है। तो 20 kg वाली बॉडीज के लिए अगर हम इक्वेशंस बनाते हैं, अगर 20 kg वाली बॉडी के लिए हम इक्वेशन बनाते हैं तो उसके लिए इक्वेशन देखिए दो बनेगी। एक तो इसका इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ना तो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना तो ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंक्लाइन सरफेस के। तो इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कि ब्लॉक मोशन ही नहीं कर रहा है, इसलिए दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, बराबर। तो R इज इक्वल टू आ जाएगा mg cos 37। तो अगर आपसे पूछता है रिएक्शन कितनी है सरफेस और 20 kg के बीच, तो आप यहां से इजीली निकाल सकते हैं। हालांकि पूछा नहीं, फिर भी मैंने निकाल दिया। 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 cos 37 होता है 4/5। तो ये आपका हो जाता 5 4 टू जाए 160 न्यूटन। ये तो आ गया आपके पास R। एंड अगर इंक्लाइन सरफेस के इधर देखा जाए तो इस पे देखिए एक और फोर्स है, रस्सी टेंशन T लगा रही है, तो ये लगाना भूल गए, इसको और लगाएंगे आप एक्स्ट्रा ये। ठीक है, अब जो इसका एक्सेलरेशन था वो किस डायरेक्शन में था, नीचे की तरफ, इस तरफ अलोंग द इंक्लाइन सरफेस। देखें तो एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन सरफेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। मतलब mg cos 37 और T दो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस एक्सेलरेशन A के लिए। अब चूंकि एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, इसका मतलब mg sin 37 तो बॉडी को मूव करा रहा है जबकि टेंशन रोक रहा है। तो mg sin 37 माइनस टेंशन, ये वाला फोर्स माइनस दिस फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ma। ठीक है, m क्या है 20, g क्या है 10 sin 37, 3/5 माइनस टेंशन 20 into a। ये आपका हो जाएगा कितना 120 माइनस टी इज इक्वल टू 20a। इक्वेशन नंबर आप कर लो इसको फर्स्ट। इक्वेशन नंबर हमने इसे कर लिया फर्स्ट। क्लियर हो गई भाई बात। तो ये तो आपकी जो इक्वेशन बन गई, ये किसके लिए बन गई, 20 kg वाली बॉडी के लिए आपने इक्वेशन को बना दिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, अगर हम बात करते हैं 4-5 kg बॉडी, अगर 5 kg की बॉडी को देखा जाए तो 5 kg की बॉडी पर यहां पर दो फोर्स होंगे। एक तो उसका वजन सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और एक टेंशन है उसके पास T। इसको मान लेते हैं m'(g)। अच्छा, m' जो है वो कितना है 5 kg, हमें पता है।
और जो इसका एक्सेलरेशन है ये है आपका a। ये जो इक्वेशन बनती है ये सेकंड लॉ से बनती है, F net इज इक्वल टू ma। तो आपको नेट फोर्स देखना है। अब चूंकि बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, मतलब जो नेट फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स माइनस m डैश g इज इक्वल टू आ जाएगा m डैश एक्सेलरेशन, तो वही है t माइनस 5 इंटू 10। g की वैल्यू हम 10 मानते हैं, हालांकि 9.8 होती है, तो अगर आपको नहीं दी तो आप 10 मान सकते हो अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। वैसे मोस्टली क्वेश्चंस में 10 ही दे देता है ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो काफी इजी हो जाए। तो 5 इंटू ए हो गया ये आपके पास। अब अगर यहां से देखें तो t माइनस 50 इज इक्वल टू आ गया आपका 5a। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर लीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से अगर हम देखें ध्यान से, तो देखिए आप ये फ्री बॉडी डायग्राम से होते हैं। दोनों बॉडीज को आपको अलग अलग देखना है कि दोनों बॉडीज पे अलग अलग कितने फोर्स काम कर रहे हैं और बॉडी किस डायरेक्शन में कर रही है एक्सेलरेट। तो बॉडी पे कितने फोर्स है और बॉडी किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, ये बात जो है बताएगी आपको कि उनका एक्सेलरेशन क्या। जब इक्वेशंस आप बना लोगे उसके बाद सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा देता हूं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको याद है, ये लिखी हुई है सामने, और इक्वेशन नंबर सेकंड मैंने निकाल दी है, तो इसको मैंने लिखा नहीं दिया है फर्स्ट को। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखें, अगर हम ऐड कर लेते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड कैसे करेंगे भाई, तो ऐड इस तरह से करेंगे, t माइनस 50 प्लस 120 माइनस t इज इक्वल टू आ जाएगा 5a प्लस 20a। ये आ गया आपके पास 25a। t से t कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 70। ठीक है, तो 70 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू आ गया आपके पास a। अगर इसको हम 5 से कर देते हैं डिवाइड ऊपर नीचे, तो 5 बन जा 5, 5 4 जा 25, तो 14 डिवाइडेड बाई 5। अगर इसको और सॉल्व करें तो 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, तो 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया आपका एक्सेलरेशन। आप चाहो तो किसी भी एक इक्वेशन में आप रख के टी निकाल सकते हो। तो पुटिंग इन सेकेंड कर लेते हैं। पुटिंग इन सेकेंड करेंगे तो t माइनस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू ए कितना है 14 बाई 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, t इज इक्वल टू आ जाएगा 50 प्लस 14, 64 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप ध्यान दे लेना। इक्वेशंस जो है आपको इसी तरह से बनानी है। मेथड आपका यही रहेगा, दोनों बॉडीज को अलग अलग आपको सेपरेटली देखना है कि दोनों बॉडीज पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं और बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में है। तो फिर आपको क्या करना है, इसके बाद F net इज इक्वल टू ma से आपको इक्वेशंस बनानी होती हैं। जैसे ही आप इक्वेशंस बना लोगे, उन इक्वेशंस को मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद आपकी जो एक्सेलरेशन या फिर टेंशन है इजीली निकल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इनमें। ठीक है भाई, चलिए तो इसी क्रम में आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इंक्लाइन सरफेस पे और टफ कर लेते हैं क्वेश्चन को, कुछ इस तरह से बना लेते हैं फिगर। ये आपका 37 डिग्री, इधर आपका 53 डिग्री, यहां पर आपके पास एक पुली है और उस पुली से दो ब्लॉक कनेक्टेड है। लाइक दिस। ठीक है, एक तो बॉडी मान लीजिए आपके पास ये है और एक जो है बॉडी आपके पास मान लीजिए ये है, इस तरह से। ठीक है, ये
ये मान लीजिए आपका 20 kg की बॉडी है एंड दिस वन इज ऑफ 10 kg। एंगल आपको मैंने बता ही दिए हैं। अब आपको क्या करना है, ये स्मूथ है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है किसी भी टाइप का, तो ये फिक्स्ड है। जो वेज है आपका वो फिक्स्ड है और यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई फ्रिक्शन नहीं है किन्हीं भी दो सरफेसेस के बीच, स्मूथ है सारा कुछ, फ्रिक्शन फोर्स अभी लेना नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शन में भी सेम क्वेश्चन पूछ सकता है, तब आपको फ्रिक्शन का पता होना चाहिए। अभी फ्रिक्शन मैंने आपको पढ़ाया नहीं, इसलिए फ्रिक्शन हम लेते नहीं इन क्वेश्चंस में। अब हम क्या करेंगे, आपको करना क्या इस क्वेश्चन में, वही फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ both blocks and टेंशन इन स्ट्रिंग। तो आपको दो चीजें पता करनी है, एक तो आपको पता करना है कि दोनों ब्लॉक्स में एक्सीलरेशन क्या है और फिर पता करना है कि टेंशन क्या आएगी। चलिए तो इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करना है, फ्री बॉडी डायग्राम से। तो आप क्या करोगे, दोनों बॉडीज को सेपरेटली आप इमेजिन करो। दोनों बॉडीज को अगर सेपरेटली देखें तो मैं आपको दिखाता हूं, ये यहां पर जो आएगा वो mg आएगा भाई वर्टिकल डायरेक्शन में, और ऐसे ही इसका भी वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा आपके पास फोर्स, वो भी mg हो जाएगा इस तरह से। ये अब देखिए मास क्या है, g की वैल्यू आप ले लीजिए 10, g की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, होती नहीं है, मैंने अपनी कैलकुलेशन के लिए इसको मान लिया है, वैसे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये हो गया आपके पास मास, तो 20 मल्टीप्लाई g हो गया 10, ऐसे ही मास 10 मल्टीप्लाई g हो गया आपके पास 10, mg लिखा जा रहा है ये। ठीक है, एक कंपोनेंट तो लेना है आपको इसके परपेंडिकुलर और एक लेना है इसके पैरेलल, ये समझाया था मैंने अभी इस तरह से। ऐसे ही आपको यहां भी कंपोनेंट करने हैं, एक कंपोनेंट तो लेना है परपेंडिकुलर और एक लेना है इसके पैरेलल, इस तरह से ये। अब आप ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था अगर ये 37 है तो यहाँ क्या बन जाएगा 37, अगर ये 53 है तो यहाँ क्या बन जाएगा 53। क्लियर हो गई बात। अब अगर आपके पास ये 200 है तो ये जो आपका आएगा ये कितना आ जाएगा 200 cos 53। ऐसे ही आपका जो ये आ जाएगा इधर वाला, ये आपका आ जाएगा 100 cos 37। ये आ जाएगा आपका 100 sin 37, और इधर जो आ जाएगा आपके पास कंपोनेंट 200 का, वो आ जाएगा 200 sin 53। एक रिएक्शन यहां पर आएगी, इसको मान लेते हैं R1, और एक रिएक्शन यहां आएगी, इसको मान लेते हैं R2। हम रिएक्शन भी क्वेश्चन में पता कर लेते हैं, रिएक्शन कितनी आएगी ये भी आपको निकालना है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, रिएक्शन भी पता करते हैं इस क्वेश्चन में। ऑल्सो फाइंड रिएक्शन ऑफ सरफेस on 10 kg and 5 kg bodies। यानी आपको R1 R2 भी पता करने हैं इस क्वेश्चन में। तो ये आपका सॉल्यूशन में आप दोबारा ऐसा फिगर बना लोगे ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। अब देखिए बच गई टेंशन, तो टेंशन किधर आएगी, टेंशन देखो एक तो आएगी इस ब्लॉक पे इस तरफ, पुली पर आएगी इस तरफ। किसी भी सेगमेंट मान लीजिए आपके पास ये स्ट्रिंग है तो आपको टेंशन हमेशा इस तरह से दिखानी है अंदर की ओर, है ना। ऐसे यहां पर क्या आ जाएगी, इस तरह से टेंशन आ जाएगी, ये हो गया टी, ये हो गया टी। जो ऊपर वाले दोनों टी हैं ये पुली पर काम कर रहे हैं, ये वाला टी जो है ये ब्लॉक पर काम कर रहा है, और ये वाला जो टी है ये 20 kg ब्लॉक पर काम कर रहा है। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से सारे फोर्सेस जो है मैंने आपको दिखा दिए। अब देखिए 200 100 से बड़ा है तो जो एक्सेलरेशन आएगा मान लेते हैं भाई इसका इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये चलेगा आपका इस डायरेक्शन में ऐसे।
ये वाला ब्लॉक भारी है तो नीचे की ओर चलना शुरू करेगा अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस, तो ये वाला चलेगा ऊपर की ओर अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस, क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड है, बंधे हुए हैं। अब अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हम कैसे करेंगे भाई, फ्री बॉडी डायग्राम से। हम जानते हैं ऐसे करते हैं हमेशा, तो चलिए कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले हम इक्वेशन बनाते हैं फॉर 20 kg ब्लॉक। अगर 20 kg ब्लॉक को ध्यान से देखा जाए तो 20 kg ब्लॉक आपका इस तरह की इंक्लाइन सरफेस पे है और 53 डिग्री का जो है एंगल बन रहा है। इस पे ऐसे ऐसे फोर्सेस काम कर रहे हैं। जो mg था वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ गया। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या थी, 200 थी। अब अगर ये देखिए 200 cos 53, तो मैं आपको यहाँ वैल्यूज लिख देता हूं। cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, cos 37 होता है 4/5, sin 53 होता है आपका 3/5, 4/5 सॉरी, और sin 37 होता है आपका 3/5। तो वैल्यूज आपको यहां से लिखनी है। 200 cos 53 का मतलब क्या हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 3/5, इधर आ जाइए, 200 मल्टीप्लाई 4/5, इधर क्या था, इधर था आपके पास R2, और पीछे की तरफ क्या थी, टेंशन थी T। ये जो पूरा सिस्टम है ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा था, एक्सेलरेशन A से ऐसे। एक्सेलरेशन क्या है इसका, A, किस तरफ, नीचे की तरफ, चाहे तो कहीं बना लो, यहां बना लो इस तरह से। अब देखिए आप इसमें लगाओगे F net इज इक्वल टू MA अलोंग द इंक्लाइन सरफेस। देखते हैं पहले, और 20 kg ब्लॉक करना है आपको किसके, अलोंग द सरफेस। अगर अलोंग द सरफेस हम देखते हैं इसको, तो अलोंग द सरफेस हमें क्या दिखेगा कि जो फोर्स नीचे काम कर रहा है वो कितना है भाई, 160, 5 40 40 40, हाँ ठीक है, 160 दिस फोर्स माइनस टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम ए। एम कितना है, 20A। इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। और दूसरा जो हम करेंगे वो हम करेंगे परपेंडिकुलर टू सरफेस। परपेंडिकुलर टू सरफेस देखें तो R2 मस्ट बी इक्वल टू दिस फोर्स, क्योंकि इसके अलोंग इसका कोई मोशन ही नहीं है। अगर भाई इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर देखा जाए तो बॉडी ना तो ऊपर की ओर जा रही है ना तो नीचे की ओर जा रही है, दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 120। तो यहां से सीधे R2 किसके इक्वल आ जाएगा, 120 न्यूटन। तो पहला तो एक तो आंसर आ गया आपके पास R2, भाई बहुत बढ़िया बात है। एक इक्वेशन फर्स्ट बन गई और एक R2 आ गया आपका, जब आपने किसके लिए कर दिया सॉल्व इसको, फॉर 20 kg ब्लॉक। अब हम बात कर लेते हैं फॉर कौन से ब्लॉक के लिए, फॉर 10 kg ब्लॉक। चलिए फॉर 10 kg ब्लॉक कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व। फॉर 10 kg ब्लॉक अगर हम देखें तो 10 kg ब्लॉक के लिए जो आपके पास बनेगा फिगर वो इस तरह से बन जाएगा। हंड्रेड साइन 37 कितना आ जाएगा भाई, 3/5। टी, दो फोर्सेस इस तरह से काम कर रहे हैं और आपका जो एक फोर्स काम कर रहा था वो वर्टिकल डाउनवर्ड था इस तरह से। ये था आपका 100, ये आपको दिखा रहा था 100 cos 37, तो 90 डिग्री पे ठीक है इस तरह से। cos 37 कितना होता है, 4/5, और आपका वो आ गया sin 37। ठीक है, सारे फोर्सेस को दिखा दिए और जो एक्सीलरेशन है इसका वो है इस डायरेक्शन में a, है ना। तो फॉर 10 kg ब्लॉक इक्वेशन में यहां बना रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। अलोंग द सरफेस कर लेते हैं पहले,
अलोंग द सरफेस करते हैं तो बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, मतलब टी चला रहा है और ये रोक रहा है, तो चलाएगा उसको पॉजिटिव, जो रुकेगा उसको निगेटिव। तो कितना हो जाएगा भाई आपके पास 120, टी माइनस 120 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 10 इंटू ए, इक्वेशन नंबर हो गई सेकेंड। एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस, अब अगर हम इसे करते हैं परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये देखिए 90 डिग्री पे, ये है आपका परपेंडिकुलर टू सरफेस, एक फोर्स ये रहा, एक फोर्स आपका R1 है, तो R1 और ये आपके जो फोर्स है नीचे वाला, दोनों इक्वली, देखिए ये तो कंपोनेंट जिसके कर दिए उससे कोई मतलब नहीं, अब 100 से कोई मतलब नहीं है, 100 के तो मैंने कंपोनेंट कर दिए, तो आप 100 को तो हटा सकते हो अपनी कैलकुलेशन से, यहाँ से 200 को हटा दो, कोई जरूरत नहीं, जिसके हमने कंपोनेंट कर दिए वो फोर्स हो गया गायब, क्योंकि भाई जब उसके मैंने हिस्से ही कर दिए तो वो थोड़ी बचा, दो हिस्से कर दिए ना उसके, एक हिस्सा यहाँ दिखा दिया और एक हिस्सा इसका यहाँ दिखा दिया, तो इस तरह से केवल आपके पास 4 फोर्सेस हैं। जिस फोर्स का हम कंपोनेंट करते हैं उसको हम नहीं लेते, फिर उसके कंपोनेंट्स को देखते हैं। तो एक फोर्स आपके पास R1 हो गया और ये हो गया। अब देखिए बॉडी ना तो ऊपर की तरफ जा रही है ना तो नीचे की तरफ आ रही है, मतलब दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है, तो R1 मस्ट बी इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 4/5, तो अगर हम यहाँ से देखें ध्यान से तो आ जाएगा 160। तो इस तरह से आपका R1 तो आ गया और R2 तो आ गया, और बची इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपका बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं ये भी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए ये फर्स्ट रे और ये क्वेश्चन सेकेंड, इन दोनों को ऐड कर लो, t माइनस 120 प्लस 160 माइनस टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 इंटू ए प्लस 20 इंटू ए। t से आपका जो t है वो कैंसिल हो जाएगा, 160 माइनस 120 अगर आप करते हो तो 160 माइनस 120 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 40 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 इंटू ए, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बची टेंशन, तो टेंशन हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप चाहो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो, चाहो तो सेकंड में कर लो। पुटिंग इन सेकंड कर लेते हैं इसको, t माइनस 120 इज इक्वल टू 10 इंटू ए क्या था आपके पास 4/3, तो t माइनस 120 इज इक्वल टू आ जाएगा 40/3, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 40/3 प्लस 120, ये आ जाएगा आपका 40 प्लस 360 डिवाइडेड बाई 3, 400 डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन। तो इस तरह से ये आ गई आपकी टेंशन, एक्सीलरेशन R1 और R2। तो करना क्या होता है, किसी भी बॉडी का वेट लेना है और टेंशन, फिर वेट के कंपोनेंट कर लेने हैं, नॉर्मल रिएक्शन देखनी है, सभी फोर्सेस को हमें F net इज इक्वल टू ma से सॉल्व करना है। तो अलोंग द सरफेस बॉडी मूव करती है इसलिए F net इज इक्वल टू ma लगाते हैं, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस बॉडी मूव नहीं करती है इसलिए दोनों फोर्स को हमेशा इक्वल दिखा देते हैं। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से भाई ये सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चंस। चलिए तो ये हो गई भाई बात खत्म। अब बढ़ चलते हैं आगे की ओर। इस तरह के क्वेश्चंस आप और बहुत सारे हैं, वैल्यूज पुट करें, कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बस एंगल बदल दो और वैल्यूज देते रहो, सॉल्व करते रहो। तरीका यही रहेगा जो मैंने आपको बता दिया है हमेशा। अब हम बात करते हैं मैसिव स्ट्रिंग की, है ना। मोशन ऑफ बॉडी कनेक्टेड विद मैसिव। तो अब हम बात कर लेते हैं मोशन ऑफ ए बॉडी कनेक्टेड विद मैसिव स्ट्रिंग। तो इसके लिए मैं एक नोट आपको बताता हूं, पहले वो समझ लें आप बात। अभी मैंने
फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक नोट लिखवाया था कि किसी भी स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहती है थ्रू आउट द स्ट्रिंग। ऐसा सिर्फ लाइट स्ट्रिंग के लिए, हल्की स्ट्रिंग के लिए। तो लिखते हैं यहाँ पर फॉर ए लाइट, या फिर मासलेस बोलेंगे इसको, ठीक है, बहुत कम मास हो जिसमें। पुली और स्ट्रिंग दोनों ही मासलेस होती हैं, तब वैसे करते हैं। ऐसा मैंने क्वेश्चन आपको करवाए थे अभी। फॉर ए लाइट स्ट्रिंग टेंशन रिमेन्स सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग, but for massive string, massive का मतलब भारी, ठीक है, टेंशन not remain same। does not include tension does not remain same throughout the string। भाई ये हो गया आपके पास क्वेश्चन। ये नोट आप समझ लें, इसके बिहाफ पर ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैसिव स्ट्रिंग के। तो भाई मैसिव स्ट्रिंग के हम इक्वेशंस कैसे बनाते हैं वो एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसकी इक्वेशंस कैसे बनेंगी। तो इसको मैं कर देता हूं इरेज। अब आप ध्यान से देखें और समझें पूरी चीज को, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक बड़ी सी स्ट्रिंग है, इस पे फोर्स कैपिटल एफ लग रहा है 10 न्यूटन का, और चलिए हम बढ़ाते हैं 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं हम इस पे। इसका जो पूरा मास है कैपिटल एम वो है मान लीजिए 10 kg, और जो इसकी लेंथ है वो मान लेते हैं 2 मीटर, ठीक। ये एक स्ट्रिंग थी अपने पास इस तरह से स्ट्रिंग, स्मूथ सरफेस पे रखी हुई है स्ट्रिंग। इसको खींच रहे हैं हम F इज इक्वल टू 50 न्यूटन से, है ना। क्वेश्चन में लिख ही देता हूं, ए मैसिव स्ट्रिंग of mass 10 kg and length 2 meter is placed on a smooth surface a 50 Newton force is applied on one end of a string. Find acceleration of a string। नंबर फर्स्ट है, बोलो सर आया। फाइंड टेंशन। अब क्या करना है, फाइंड टेंशन at a distance 1 meter from
the end at which force is exerted। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, फिगर मैंने आपको दिखा दिया, आपके सामने है। आपको दो बातें निकालनी है। एक्सीलरेशन तो बहुत इजीली निकल आएगा, टेंशन कैसे निकालते हैं वो आपको देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, ठीक है भाई। टेंशन निकालते हैं। कहां पे निकालनी है टेंशन? टेंशन निकालनी है आपको उस एंड से 1 मीटर की दूरी पर, यानी मिड पॉइंट पे निकालनी है कुल मिला के, क्योंकि 2 मीटर की है ही है। तो आपको यहां कहीं ये 2 मीटर की थी, मैं आपको जो फिगर दोबारा बना के फिर सॉल्यूशन में साफ साफ बताऊं क्या निकालना है। क्वेश्चन आपने देख लिया, वो नोट कर लो। अब इसको दोबारा से मैं दिखाता हूं कहां पर आपको दिखाना है टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना है ओडी का। यहां पर एक पॉइंट है आपके पास जो कि 1 मीटर की डिस्टेंस पर है फ्रॉम दैट, जहां पर आप फोर्स लगाते हो। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं P। तो आपको P पे निकालना है टेंशन। P पे क्या निकालनी है? टेंशन। इस पॉइंट पर कितनी टेंशन काम कर रही है आपको निकालनी है। मैंने कहा था थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम टेंशन नहीं होती है। अगर आपकी स्ट्रिंग क्या है? मैसिव है। अगर आपकी स्ट्रिंग भारी है, मैसिव है, तो पूरी स्ट्रिंग पर जो फोर्स काम करता है वो सेम काम नहीं करता है, अलग अलग टेंशन फोर्स काम करता है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो जिस पॉइंट पर आपको, इसमें क्या है सॉल्यूशन करने के लिए स्टेप फर्स्ट देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन। रोप इज एज्यूम्ड to be break at the point at which tension is to be found। at which टेंशन इज टू बी फाउंड, ठीक। एंड देन स्टेप सेकंड क्या है भाई? स्टेप सेकंड क्या करना है आपको? एंड देन मेक इक्वेशंस फॉर द टू पार्ट्स ऑफ स्ट्रिंग। स्टेप थर्ड क्या रहेगा? एंड देन सॉल्व देम एंड गेट आंसर्स। तो ये हो गया भाई, इस तरह से आपको ये काम करने हैं। अच्छा, अच्छी बात है। आप क्या करते हैं देखिए ध्यान से। ये 3 स्टेप देख लिया, अब इन्हीं स्टेप को फॉलो करूंगा मैं। मैंने कहा था जिस पॉइंट पर मुझे टेंशन चाहिए उस पॉइंट पर मैं क्या करूंगा, देखिए एज्यूम कर लेंगे कि वहां से ब्रेक हो गई है। देखिए ये ब्रेक हुई नहीं है, सिर्फ आपको ऐसा एज्यूम करना है कि रोप आपकी अलग हो चुकी है। सिर्फ आपको एज्यूम करना है। देखिए होगा क्या, जिस पॉइंट पर निकालनी है आपको टेंशन, वहां से 2 हिस्सों में अलग अलग इमेजिन कीजिए रोप को। तो ये हो जाएगी आपकी 1 मीटर, ये भी हो जाएगी आपकी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर हो गई, ये भी 1 मीटर हो गई। इधर देखिए इस वाली रोप पर जो फोर्स काम कर रहा है, इधर देखें तो 50 न्यूटन काम कर रहा है। अब अगर ये दोनों रोप अलग अलग होती तो क्या होता? अगर इनको मैं आपस में जोड़ता हूं तो इस वाली रोप पर मैं 50 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं, जिसकी वजह से ये रोप इधर चलने की कोशिश करती, तो ये रोप इसको भी अपने साथ साथ खींचती, यानी ये वाली रोप इस वाली रोप को अपने साथ खींचती है किसी फोर्स से, जिसको मैंने मान लिया T। ये टेंशन है इस पॉइंट पर। तो अगर ये रोप इस रोप को अपने साथ T टेंशन से खींचने की कोशिश करेगी तो इसमें मास है, अपने आप तो मूव नहीं करेगी।
तो ये वाला जो पार्ट है इसको अपने साथ चलाने की कोशिश करता है, तो ये वाला पार्ट जो है इसको रोकने की कोशिश करता है। बस यही टेंशन फोर्स है जो आपको फाइंड करना है। तो जिस पॉइंट पर आप ब्रेक करोगे वहां पर टेंशन फोर्स दिखा दोगे, आगे वाले रोप पर पीछे की तरफ, पीछे वाले रोप पर हमेशा आगे की तरफ। अब चूंकि दोनों रोप है तो एक ही, तो चलेंगे साथ साथ, तो इसका एक्सीलरेशन ए होगा, तो भाई इसका भी एक्सीलरेशन ए ही होगा। पूरा मास अगर 20 kg था 2 मीटर की लेंथ का, तो आधे जो मास बचेगा वो कितना बचेगा, m1 हो जाएगा आपका 10 kg, नो सॉरी 5 kg, और m2 भी क्या हो जाएगा आपका 5 kg। अब इसके लिए बनाते हैं पहले इक्वेशन, तो इक्वेशन F net इज इक्वल टू ma होता है 50 माइनस टी इज इक्वल टू, तो 50 माइनस टी, अगर मैं इसके लिए इक्वेशन बनाऊं तो 50 माइनस टी इज इक्वल टू क्या जाएगा 5 इंटू ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगर इसके लिए देखें तो इसमें तो केवल एक ही फोर्स है टी, टी इज इक्वल टू 5 इंटू ए। इक्वेशन नंबर हो गई सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ऐड कर देते हैं इनको, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दिया जाए तो 50 माइनस टी प्लस टी इज इक्वल टू आ जाएगा 5a प्लस 5a, ये आ गया आपके पास 10a, टी से टी कैंसिल हो गया 50, तो 50/10 करेंगे तो आ जाएगा a, तो a इज इक्वल टू आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था क्वेश्चन। तो ए तो आ गया आपके पास 5, अभी ए आया हमसे टेंशन भी तो पूछी थी, तो टेंशन टी तो आ गई इस पॉइंट पर जिस पर हमें निकालनी थी, पॉइंट पी यहीं पर है इस जगह पर ही, तो पुटिंग इन सेकेंड कर दीजिए, सेकेंड में अगर हम पुट करते हैं तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 25 न्यूटन, यह आ जाएगी आपकी टेंशन 25 न्यूटन की। तो इस तरह से भाई आपको सॉल्व करने थे ये क्वेश्चन। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का, ताकि आपको और अच्छी तरह से बात समझ में आ जाए। इस क्वेश्चन में हम एक ही रोप पर कई जगह टेंशन निकाल लेंगे तो अच्छी तरह से बात समझ में आ जाएगी। आपके पास मान लीजिए ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इस पूरी स्ट्रिंग का जो मास है वो m है और जो लेंथ है इसकी वो मान लीजिए कैपिटल L है। इस पे एक ब्लॉक तो यहां से कनेक्ट है, ठीक है, इस तरह से। ये जो ब्लॉक है मान लीजिए आपका जो है कैप m1 है। इस बार वेरिएबल में कर लेते हैं सॉल्व, वैल्यू हम बाद में पुट कर लेंगे, ऐसे आपको वैल्यू के लिए भी करना होगा। ये मान लीजिए आपका क्या है m2 है, L जो है ये आपकी पूरी लेंथ है इसकी, टोटल लेंथ क्या हो गई, टोटल मास हो गया इसका m, और टोटल जो लेंथ हो गई स्ट्रिंग की वो हो गई आपके पास L, स्ट्रिंग है आपकी। तो इस पे 3 फोर्स है, एक तो पॉइंट यहां पर है, चलिए एक पॉइंट हम यहां मान लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं P, एक पॉइंट यहां मान लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं Q, और एक पॉइंट यहां मान लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं M, ये M नहीं, M तो रख लिया, R रख लेते हैं, ठीक। अब जो P पॉइंट है वो इस वाले एंड से स्मॉल l की दूरी पर है, ठीक है। यहां पर मान लीजिए एक फोर्स आपका कैपिटल F वर्क कर रहा है, तो आपको क्या पता करना है क्वेश्चन में, फाइंड टेंशंस एट पॉइंट Q, P एंड R। तो Q, P और R पर आपको टेंशंस फाइंड करनी है। तो भाई सॉल्यूशन कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस का आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। देखिए टोटल मास क्या है, M क्या है, कैपिटल M, टोटल मास ऑफ स्ट्रिंग, L क्या है,
टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। m1 इसका मास हो गया और m2 दूसरे ब्लॉक का मास हो गया। ये स्मॉल l लेंथ पर एक पॉइंट P है, इस वाले एंड से l स्मॉल l लेंथ की दूरी पर है। तो आपको एक तो Q पॉइंट पर पता करनी है टेंशन, P पॉइंट पर और R पॉइंट पर टेंशन पता करनी है। तो एट पॉइंट Q करते हैं पहले। मैंने आपको बताया था जिस पॉइंट पर आपको टेंशन निकालनी है उसी पॉइंट से आप बॉडीज को अलग कर दोगे। तो यहां से बॉडीज को अलग कर दो आप इस तरह से, देखिए पॉइंट Q यहां पर है तो इसको यहां से ब्रेक कर दो, इस तरह से अलग अलग कर दो। ये बॉडी आपकी हो जाएगी m1 और इधर आपके पास हो जाएगी एक तो m2 और एक आ जाएगा पूरा मास कैपिटल M इसका, ठीक है। तो अगर मुझे इस पॉइंट पर टेंशन चाहिए, जिस पॉइंट पर आपको टेंशन चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस में मैसिव स्ट्रिंग वाले केस में जिस पॉइंट पर भी टेंशन आपको चाहिए होती है उसी पॉइंट से आपको ब्रेक कर देना है, अलग कर देना है सिस्टम को, जो पूरा सिस्टम आपको दिख रहा हो। तो इस पॉइंट से ब्रेक कर दो। यहां पर एक टेंशन T दिखा देनी है, यहां पर एक टेंशन T दिखा देनी है। इसको मान लेते हैं T1 है ना। फोर्स जो आपका काम कर रहा है वो F कर रहा है, क्योंकि पूरा सिस्टम एक ही है, ये सिर्फ इमेजिन किया गया है। इट इज ओनली इमेजिन, इट इज नॉट रियल। बस ये तो इमेजिन कर रहा हूं। अगर यहां पर देखूं, मैं इस जगह देखूं ध्यान से, तो यहां पर फोर्स काम कर रहा है। वो फोर्स कैसे दिखेगा, इसको मैं अलग करके देखूं तो इस तरह का फोर्स दिखेगा, इस वाली स्प्रिंग पे इधर और इस वाले मास पे इधर। हालांकि जुड़े हुए हैं आपस में, अलग नहीं है ये, ठीक है। तो इस अकेले का एक्सीलरेशन a है, तो भाई इसका भी एक्सीलरेशन क्या आएगा, a ही आएगा। तो पार्ट्स में कर दिया मैंने इसको अलग अलग डिवाइड, आपको अब समझ में आएगी बात। इसके लिए अगर मैं इक्वेशन बनाता हूं तो क्या बन जाएगी भाई, इसके लिए इक्वेशन आपकी बन जाएगी F माइनस T1 इज इक्वल टू M1A। इसके लिए इक्वेशन बनाऊं तो देखिए एक ही फोर्स है आपका T1 और दोनों भाई दोनों बॉडीज, ये इसको भी चलाएगा, स्प्रिंग को भी चलाएगा, ये फोर्स और इस ब्लॉक को भी चलाएगा। तो इस फोर्स को दो मास चलाने हैं, दोनों को सम कर लो, M प्लस M2 इंटू A। ये इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम देखें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर आप देखते हो तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो F बचेगा, F माइनस T1 प्लस T1 ऐड कर दो दोनों को, इसको ऐड कर लो M प्लस M2 इंटू A प्लस M1 इंटू A कॉमन ले लो, M प्लस M2 प्लस M1, T1 से T1 कट गया, F आ गया। तो A इज इक्वल टू आ गया F अपॉन में कैपिटल M प्लस M1 प्लस M2। अब इसे कर लेते हैं पुटिंग इन सेकेंड। तो T1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, M प्लस M2 इंटू A की वैल्यू क्या थी, F अपॉन में M प्लस M1 प्लस M2। तो भाई ये आ गया आपके पास आंसर। ये आ जाएगा आपके पास आंसर। तो पहले पॉइंट पर टेंशन निकाल दिया मैंने, ये पॉइंट Q पर टेंशन निकाली, अभी दो पॉइंट पे बच गई, P पर बच गई और R पे बच गई। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। चलिए मैं सॉल्व करता हूं, दूसरे पॉइंट की भी निकालता हूं। अब हम बात कर लेंगे सिमिलरली एट पॉइंट P पर, ठीक है। फिगर थोड़ा सा चेंज कर दूंगा मैं, इनको तो हटा देता हूं, इक्वेशंस बदलेंगी। अब देखिए भाई, अगर हम पॉइंट Q की बात करें तो कुछ स्ट्रिंग का हिस्सा इधर रह गया है, ये स्मॉल l लेंथ है और ये जो लेंथ बचेगी वो l माइनस l बच जाएगी। अरे पूरी लेंथ कैपिटल L थी, अगर ये स्मॉल l है तो जो बची वो क्या बचेगी, l माइनस l। यहां पर टेंशन T2 काम करेगी, यहां पर टेंशन T2 काम करेगी, इस तरह से, ठीक है। अब इसके दो हिस्से कर लो ऐसा। अब ये मास m नहीं रहेगा इसका। अब अगर आपको पूरी स्ट्रिंग का मास कैपिटल M दे रखा है और पूरी स्ट्रिंग की लेंथ कैपिटल L दे रखी है, तो उसके एक पार्ट पे आपको मास निकालना हो तो M कैसे निकालोगे, इसका जो मास आएगा इतने हिस्से का, है ना। जो स्ट्रिंग है हमारे पास, जो इसका मास हम निकालते हैं तो उसका मास क्या आएगा, पूरा मास अपॉन पूरी लेंथ मल्टीप्लाई वो लेंथ जो हमें चाहिए थी। तो ये आ गया इस स्ट्रिंग का मास।
और इस स्ट्रिंग का मास देखें तो पूरा मास अपॉन पूरी लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जिसका मास हमें चाहिए, तो ये इसका मास है, ठीक। इसको मान लेते हैं m2 डैश मास ऑफ स्ट्रिंग, और ये क्या आपके पास m1 डैश मास ऑफ स्ट्रिंग, इस तरह से, ठीक है। एक्सीलरेशन दोनों ही बॉडी का सेम रहेगा, इधर भी ये और इसका भी है, कनेक्टेड बॉडीज ही आपस में साथ साथ ही कनेक्ट थी। इसकी इक्वेशन अगर मैं बनाता हूं तो बनेगी F माइनस T2 इज इक्वल टू, दोनों मास चलेंगे तो m1 प्लस m बाई l इंटू स्मॉल l इंटू कैपिटल A, ठीक है। यहां अगर वैल्यूज दी होती मैंने तो काफी आसान होता, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी होती। मैंने जानबूझ के वेरिएबल फॉर्म मिले ताकि आपको वेरिएबल में बात समझ में आनी चाहिए। यहां पर सिर्फ एक ही फोर्स है, T2 चलाएगा अकेला, और जो मास है वो दो है, एक तो ये और एक ये, तो m2 प्लस m बाई l माइनस l और इंटू A, जगह कम पड़ गई, इसको मिटा के दोबारा लिखता हूं मैं। T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो ब्लॉक का मास और बाकी स्ट्रिंग का मास, तो स्ट्रिंग का मास है m बाई l, l माइनस l और इनटू A। वही करना है आपको फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड अगर आप ऐड करते हो तो T2 निकल आएगा आपका। सिमिलरली ऐसे अपने वो निकाला था T1, ऐड कर लो, F माइनस T2 प्लस T2 इज इक्वल टू दिस एंड दिस। इंटू कैपिटल L। अब देखिए m1 प्लस m2 एक साथ लिख दीजिए, प्लस लिखा, और प्लस m बाई l कॉमन ले लो तो यहां से बचेगा l प्लस l माइनस l इंटू A। l से l कट जाएगा तो सीधे m ही बचेगा, तो m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M इंटू A इज इक्वल टू F। T2 कट गया होगा तो यहाँ से A इज इक्वल टू फिर वही आ गया जो पिछली बार आया। तो एक्सीलरेशन तो आपको हमेशा सेम ही आएगा, टेंशन की बदलेगी, ध्यान रखनी है बात। एक्सीलरेशन हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा हर केस में। आपको दिखा दिया मैंने सॉल्व करने के बाद, अगर आपको भरोसा ना हो देख सकते हो आप, ठीक है। तो भाई अब क्या करेंगे, पुटिंग इन सेकेंड कर लेते हैं। पुटिंग इन सेकेंड जब आप इसे करोगे, सेकेंड में पुट कर लो भाई। सेकेंड इक्वेशन देखो आपके सामने लिखी ही हुई है, इसको देता हूं, मिटा जगह नहीं है। तो सेकेंड इक्वेशन में अगर इसको हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू दे रखा है आपको m2 प्लस m बाई l माइनस l इंटू A आपके सामने निकला हुआ है F अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M, इस तरह से। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। टेंशन T2 आपकी ये आ जाएगी, इस तरह से आपको छोड़ देना है। अगर यहाँ वैल्यूज होती तो बहुत आसान होता, सारी वैल्यूज हम पुट करते, हमारा आंसर वैल्यू में ही आता। m2 दिया होता, m1 दिया होता, कैपिटल L दिया होता, स्मॉल l दिया होता, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते थे इसको, ठीक है। तो भाई टेंशन T2 निकाल दी। अब सिमिलरली R पर है, बची R पॉइंट पर। तो R पॉइंट पर कैसे करना है, इक्वेशन बना के मैं छोड़ूंगा, सॉल्व आपको खुद करना होगा इस बार, ठीक है भाई। तो अब अगर आपको करना है एट पॉइंट R, एट पॉइंट R अगर हम इसे करते हैं तो हम इसको यहां से अलग अलग इमेजिन कर लेंगे।
ये आपके पास m1 है, ये आपके पास m2 है, ये पूरा मास l, पूरी लेंथ l हो जाएगी, क्योंकि सीधे आप इस एंड पे ब्रेक कर रहे हो। यहाँ पर एक टेंशन आ जाएगी T3 मान लेते हैं इसको, यहाँ पर एक टेंशन आ जाएगी T3। दो अलग अलग ब्लॉक्स इमेजिन कर लो। एक्सेलरेशन इसका रहेगा a, तो इसका भी रहेगा a इस डायरेक्शन में। यहाँ पे जो फोर्स है वो F है। अगर इसके लिए इक्वेशन बनाऊं तो F माइनस T3 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक तो मास इसका है कैपिटल M और एक मास इसका है M1, तो कैपिटल M प्लस M1 इंटू A। इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। अब इसके लिए देखें तो इसके लिए क्या बन जाएगा भाई, T3 इज इक्वल टू M2A। इक्वेशन नंबर सेकेंड, वही करना है आपको, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। चलो मैं कर ही देता हूं। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड अगर देखूं तो F माइनस T3 प्लस T3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करूंगा, a कॉमन लूंगा तो M प्लस M1 प्लस M2 आ जाएगा। हर बार सेम आया एक्सीलरेशन, आपने ध्यान दिया हो तो, यानी एक्सीलरेशन आप कहीं भी निकालो सेम आएगा, टेंशन अलग अलग पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट आएगी। ये निकल आया पुटिंग इन सेकेंड अगर हम करते हैं इसको तो क्या मिल जाएगा, T3 इज इक्वल टू M2A, M2A कितना हो गया, F अपॉन में M प्लस M1 प्लस M2। ये आ गया आपके पास T3। तो इस तरह से आपको सॉल्व करने थे ये क्वेश्चन। तो आपको मैंने आज बताया मैसिव स्प्रिंग इंक्लाइंड प्लेन पर कनेक्टेड बॉडीज का मोशन, और इससे पहले मैंने कनेक्टेड बॉडीज का मोशन सिंपल हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आपको बता दिया था। तो अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे इसके आगे के टॉपिक। आज के लिए इतना ही।